हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 77 गाइडेंस का पढ़ रहे हैं। थायराइड मेटाबॉलिज्म। सही है, थायराइड हार्मोन के बारे में। बेसिकली पहले आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए कि थायराइड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है। थायराइड ग्लैंड है ना, लैरिंग्स है। ये देखें, ये जो हमारे पास लैरिंग्स है, ये चीज़ हमारे पास लैरिंग्स है। लैरिंग्स से बिल्कुल इन्फीरियर, और ये जो पूरी ट्रैकिया की ट्यूब पीछे जो नज़र आ रही है वो बिल्कुल ट्रैकिया ऐसा ही रहा। जो ट्रैकिया के एंटीरियर ही हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। ये रहा थायराइड ग्लैंड। सही है। बटरफ्लाई लाइक होता है, 2 लोब्स में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसके बिल्कुल बैक पे 4 लोब्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, पैराथायराइड ग्लैंड, जो कि हम पैराथायराइड वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये है कि ये हार्मोन, इसके ये जो आपको अगर आपको मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं तो ये ऐसे ऐसे है थायराइड। अब इसके अंदर ये जो फॉलिकल्स हैं, ये यूं ये सारे, ये चीज़ क्या है, 2 लोब्स हैं, ये दो लोब्स हैं, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, फॉलिकल्स। सही है। अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखें, एक थायराइड ग्लैंड का पीस यहाँ पर हमने यहाँ लिया है, और यहाँ पर ये चीज़ हमें क्या शो हो रही है, ये फॉलिकल्स हैं। सही है। अब फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ये इसका जो वेट होता है 15 to 20 ग्राम्स होता है एडल्ट में। ये 2 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वैसे तो 3 हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक T3 T4 जिसको हम लोग कहते हैं। T3 का नाम ट्राई आयोडोथायरोनिन है और T4 का थायरोक्सिन है। एक और हार्मोन कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं, लेकिन वो सीक्रेट करते हैं इसके पैराफॉलिकुलर सेल्स, सी सेल्स होते हैं इन बिटवीन द फॉलिकल्स। यहाँ पर बहुत सारे सी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो सी सेल आपको नहीं दिख रहा, ये ग्रीन वाला, ये सी सेल है, ये फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल के थायराइड सेल्स होते हैं ना, ये पूरा एक फॉलिकल है। अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, इस सेल्स को जो एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। सही है। उसके बाद अगर हमारे पास कभी कभार ऐसा भी होता है, कम्प्लीटली अगर थायराइड हार्मोन हमारे पास क्या सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सीक्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट लैक ऑफ थायराइड हार्मोन की अगर सीक्रेशन ना हो तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। बेसिकली थायराइड हार्मोन का काम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करना। अगर थायराइड हार्मोन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है तो 40 to 50% रेट डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन थायराइड हार्मोन हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा था तो 60 to 100% अबव हो जाएगा बेसल मेटाबॉलिक रेट। कैल्सिटोनिन जो मैंने आपको बताया था, पैराफॉलिकुलर या सी सेल सीक्रेट करते हैं, वो बेसिकली कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म, मतलब कैल्शियम की रेगुलेशन कर रहे होते हैं। ये सी सेल्स हमारे पास कैल्सिटोनिन सीक्रेट कर रहे होते हैं, और कैल्सिटोनिन कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को, मतलब कैल्शियम की रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में। जब एक्सेस कैल्शियम हो जाता है तो उसको फिर मतलब अपने लेवल, नॉर्मल लेवल पर लेकर आता है थ्रू ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, मीन्स बोन मिनरलाइजेशन करवा के अपनी बॉडी की जो एक्सेस कैल्शियम है उसको नॉर्मल लेवल तक ले आते हैं। सही है। अब जो हमारे पास थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन, जो हमारे पास T4 T3 हार्मोन्स हैं, जो कि हमारे पास फॉलिकल सीक्रेट कर रहे होते हैं, वो मीन्स अलग अलग, जैसे एक होती है ना, दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो जो T4 है, थायरोक्सिन है, वो 93% सीक्रेट होता है। इसमें से, इस फॉलिकल्स में से है ना, ये जो फॉलिकल्स हैं इसमें से T4 जो है 93% T4 होता है, और बाकी जो 7% है ना वो होता है T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। सही है, वो सीक्रेट होता है। अब जो हमारे पास दोनों क्वान्टिटेटिवली अगर हम देखें तो दोनों ही वही, एक ज़्यादा सीक्रेट होता है, एक कम, लेकिन क्वालिटेटिवली देखें तो दोनों का काम सेम ही है, बट रैपिडिटी और इंटेंसिटी पे डिफरेंस करते हैं। जो ट्राइडोथायरोनिन है ना, T3 इज़ 4 times more potent than T4। रिमेंबर, T3 जो है वो 4 times ऑफ T4 है। इतना पोटेंसी में अगर हम लोग देखें, किसमें, पोटेंसी में अगर हम लोग देखें, सही है, पोटेंसी में हम देखें वो ज़्यादा है, बट
ब्लड में बहुत कम क्वांटिटी में हमारे पास T3 होता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही ब्लड से रिलीज़ होता है तो वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रिलीज़, मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती है। सही है। अब हम एनाटॉमी हम देखें थायराइड ग्लैंड की। क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स ही क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल से कॉलॉइड होता है। कॉलॉइड सब्सटेंस जिससे वो फिल हुआ होता है कि ये जो पूरा थायराइड फॉलिकल है। सही है ना। अब ये कॉलॉइड में जो हमारे पास मेन इंग्रेडिएंट या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो जिसका नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। सही है, वो होती है। फिर थायरोग्लोबिन को आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है, किस तरह इससे T3 और T4 बनता है। बट इतना आप याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड के पास हमारे पास ब्लड फ्लो है ना वो 5 टाइम्स मोर, मतलब इतना इसका थायराइड का वेट नहीं है जैसे जितना इसको ब्लड सप्लाई चाहिए, मीन्स 5 टाइम्स मोर ब्लड सप्लाई होता है। और लाइक बॉडी के किसी भी ऑर्गन को जितना मिलता है उतना ही थायराइड ग्लैंड को मिलता है। इसकी साइज़ पे मत जाएगा लेकिन ब्लड सप्लाई वो अपना उतना ही लेता है, सवाए एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी बॉडी में जो कि कम ब्लड सप्लाई लेता है, बाकी सारे ही सब ज़्यादा लेते हैं। और थायराइड ग्लैंड का इतना साइज़ के हिसाब से होना कम चाहिए, लेकिन क्योंकि इसका काम ही ऐसा है मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है तो ऑब्वियसली इट नीड्स मोर ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है कि आयोडीन हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन के लिए। एक मिनट, हाँ ये है आयोडीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर थायरोक्सिन फॉर्मेशन। आयोडीन हमें चाहिए होता है, थायरोक्सिन या ट्राइडोथायरोनिन कुछ भी बनाने के लिए हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर हम लोग पूरे एनुअली देखें तो 50 मिलीग्राम ऑफ आयोडीन हमारी बॉडी में चाहिए ही चाहिए एनुअली। लेकिन अगर वैसे देखें पर वीक के हिसाब से हम 1 मिलीग्राम कह सकते हैं, क्योंकि 1 ईयर में 56 वीक्स होते हैं। सही है। उसके बाद है कि ये जो हम आयोडीन ले रहे होते हैं वो किस तरह लेते हैं और फेट ऑफ आयोडीन। अब देखिए हम आयोडीन ले रहे होते हैं लेकिन हमें आयोडीन नॉर्मली इतना यहाँ मिलता नहीं है, तो यहाँ हमारे पास जो सॉल्ट आता है ना वो आयोडाइज सॉल्ट लेते हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड जो 1 लाख पार्ट्स होते हैं ना उनमें से जो 1 पार्ट होता है ना 1 पार्ट विल बी सोडियम आयोडाइड, 1 lakh part will be sodium chloride and its 1 part will be sodium iodide. And just fate of ingested iodide, फेट वही होगा, GIT में जाएगा, GIT में जाने के बाद मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगा। फिर वहाँ से जिस तरह क्लोराइड आता है वहीं से ब्लड, जिस तरह क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में उसी तरह आयोडाइड भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है आयोडाइड्स है ना किडनी जल्दी रैपिडली वो एक्सक्रीट आउट कर लेती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1/5 होते हैं जो सिलेक्टिवली सीक्रेट होते हैं ब्लड सेल से और थायराइड ग्लैंड एंड यूज फॉर द 1/5 यूज होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। बाकी सब एक्सक्रीट आउट होते हैं। आयोडाइड इतनी बॉडी में हमारे एक्सेस में नहीं रहता। नेक्स्ट आयोडाइड पंप, द सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। अब ये आपको मैं इस डायग्राम से बताऊंगी, ये रहा, इस पर फोकस कीजिएगा। सोडियम आयोडाइड पंप है ना, ये रहा सोडियम आयोडाइड पंप। इस पंप का नाम है सोडियम आयोडाइड पंप। इसमें क्या होता है, थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपेज, ये एक एनर्जी ट्रांसपोर्टर है जिससे हमारे पास ऑलरेडी सोडियम हमारे पास यहाँ आ रहा होता है। जब ये हमारे पास थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो जब हमारे पास यहाँ इनका जो रिसेप्टर हमें शो नहीं किया गया, लेकिन वहाँ रिसेप्टर जैसे ही थायराइड हार्मोन्स यहाँ आए, TSH आता है बेसिकली, थायराइड नहीं हार्मोन्स नहीं आते, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे होते हैं तो यहाँ रिसेप्टर उसका होता है। और जब वो स्टिमुलेट हो जाएगा मीन्स थायराइड सेल स्टिमुलेट हो गया ना, ये सेल जब स्टिमुलेट हुआ तब ये जो सोडियम आयोडाइड पोटेशियम पंप है ना, ये हमारे पास क्या करेंगे, आयोडीन को अंदर लेंगे और सोडियम को भी अंदर लेंगे। लेकिन और ज़्यादा अब सोडियम यहाँ पर एक्सेस में हो जाता है ना, इसके लिए इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप होता है जो कि क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है, पोटेशियम को अंदर लेता है थ्रू ATP। ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर नहीं रहता। इसी वजह से जो यहाँ सोडियम आ रहा होता है वो थ्रू फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन के ज़रिए आ रहा होता है। सही है। सोडियम आयोडाइड, फिर यहाँ से हम आयोडीन, इसको इस प्रोसेस को हम आयोडीन ट्रैपिंग प्रोसेस भी कहते हैं। सही है ना। अब नेक्स्ट क्या है, और फिर हमारा TH स्टिमुलेट करता है। और हाँ एक पॉइंट है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा
इसको के और ज़्यादा आयोडीन अंदर आती रहे। लेकिन अगर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन टूट गया जिसकी वजह से TSH हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये स्टिमुलेट की वजह से इसकी क्वांटिटी इनएक्टिवेट या इनहिबिट हो जाएगी, मीन्स आयोडीन ट्रैप नहीं हो पाएगा। सही, आयोडीन इज ट्रांसपोर्टेड टू द थायराइड सेल्स थ्रू अपाइकल मेम्ब्रेन, इसको अपाइकल मेम्ब्रेन, इसको बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ थायरोग्लोबुलिन कैसे बनता है और किस तरह आगे की स्टोरी है। ये तो सिर्फ आयोडीन ट्रैपिंग हुई है, लेकिन थायरोग्लोबुलिन क्योंकि एक ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये कौन बनाएगा, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो भी मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फिर वहाँ से ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपरेटस, फिर वहाँ से वैक्यूल बनेगा, वो फिर क्या बनेगा, थायरोग्लोबुलिन का एक सिक्रेटरी वेसिकल में इनक्लोज करेगा, एक इनक्लोज स्ट्रक्चर बनके फिर यहाँ पर वो सीक्रेट होगा थायरोग्लोबुलिन। अब जब थायरोग्लोबुलिन यहाँ सीक्रेट होगा तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज, जो कि थायरोग्लोबुलिन को बाहर लेकर जाता है। इसी तरह आयोडीन सिर्फ यहाँ पर आया है। अब जब आयोडीन यहाँ आया तो उसको यहाँ लुमिनल सरफेस भी क्रॉस करनी है। बेसल तो उसने कर ली, लुमिनल सरफेस से क्रॉस कर बिल्कुल थायराइड ल्यूमेन होता है ना, यहाँ एक फॉलिकल दूसरा फॉलिकल होते हैं, बट फॉलिकल्स के अंदर जो है ना वो ल्यूमेन होता है, सही है, कैविटीज टाइप स्ट्रक्चर। तो थायराइड वहाँ से फिर उसको ल्यूमिनल सरफेस पे जाना होता है जहाँ पर थायराइड हार्मोन्स बेसिकली बनते हैं, सही है। यहाँ एक पेंड्रिन मॉलिक्यूल होता है। पेंड्रिन को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लाइक पेंड्रिन ऐसे क्लोराइड को काउंटर ट्रांसपोर्ट करता है, क्लोराइड काउंटर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन चैनल है ये। क्लोराइड को अंदर लेता है और आयोडीन को बाहर निकालता है, और फिर आयोडीन को बाहर निकालता है तो पेंड्रिन भी करेगा, और पेंड्रिन के साथ एक एंजाइम है पेरोक्सीडेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों मिलकर, पेंड्रिन सिर्फ एक चैनल जहाँ से निकलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज और हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयोडाइड है, ये आयोडाइड है, इसको आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, ये देखें आयोडीन में, सही है, उसको कन्वर्ट करेगा। अब आयोडाइड थायरोग्लोबुलिन बेसिकली ये जो हमारे पास बना है ये वेसिकल से, ये भी हमारे पास ल्यूमिनल सरफेस में आएगा। अब ये रहा हमारे पास थायरोग्लोबुलिन। अब जब थायरोग्लोबुलिन हमारे पास आया है ना, तो थायरोग्लोबुलिन के साथ उसके अंदर टायरोसिन रेजिड्यूज भी होते हैं, तकरीबन 70% टायरोसिन रेजिड्यूज होते हैं। अब उन टायरोसिन रेजिड्यूज में हमारे पास आयोडीन अटैच होगा। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ डायग्राम, ये टायरोसिन रेजिड्यूज हैं, ये एक टायरोसिन रेसिड्यू है, सही है ना। अब इन पर एक आयोडीन, इनको भी आगे जो इनकी आयोडीनेशन है ना, आयोडीनेशन और कपलिंग वो भी पेरोक्सीडेज एंजाइम ही करवाएगा। आयोडीन आकर अटैच होगा, अगर एक आयोडीन आया तो मोनो आयोडो टायरोसिन, 2 आए डायोडो टायरोसिन, 3 आए ट्राइडो थायरोनिन, 4 आए तो थायरोक्सिन या ट्राइडो थायरोनिन, ये ट्राइआयोडोथायरोन 3 सॉरी ये तो ट्राइआयोड है, लेकिन ये रिवर्स वाला मैं आपको बताती हूँ इसकी एग्जांपल भी। और ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास थायरोक्सिन जो टेट्राआयोडोथायरोन, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब ये बनते कैसे हैं मैं आपको बताऊँ, एक आयोडीन यहाँ अटैच हुआ तो ये क्या हुआ, मोनो आयोडो। जब मोनो और डाई मिलेंगे तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन हो जाएंगे, तो हम उसको कह सकते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन। बेसिकली यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के, ये देखें, ये एक मोनो अटैच हुआ, ये डाई अटैच हुआ, मिलकर क्या बना, ट्राइआयोडोथायरोनिन। मीन्स T1 मीन्स टायरोसिन 1 रेजिड्यू, मोनो आयोडोटायरोसिन प्लस डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर क्या बनाएंगे, ट्राइआयोडोथायरोनिन, ये बनाया, सही है। लेकिन इसी तरह अगर डाई पहले मिले और जो मोनो में बाद में मिले तो ये भी T3 बनेगा, लेकिन ये बनेगा रिवर्स ट्राइआयोडोथायरोनिन, जो कि फिजियोलॉजिकली इसका कोई रोल है ही नहीं, कोई जो मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन जो बेसिकली काम करता है वो ये रिवर्स ट्राइआयोडोथायरोनिन नहीं करेगा, क्योंकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की चेंज हो गई। बाकी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, आपको सब पता है कि किस तरह थोड़ा सा भी यहाँ से वहाँ हो जाए तो पूरा गड़बड़ हो जाता है और फिजियोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट नहीं रहता। इसी तरह अगर डाईआयोडोटायरोसिन प्लस डाईआयोडोटायरोसिन मिलकर बनेगा T4 थायरोक्सिन। इसमें रिवर्स का चक्कर ही नहीं है, ये भी 2 है ये भी 2 है, सही है ना।
थायरोक्सिन भी बना दिया, थायरोनिन भी बना दिया, मतलब T3 T4 भी बना दिया हमने, मोनो भी डाई भी, मतलब यहाँ सब बनेंगे। जहाँ जितने टायरोसिन पे हमारे पास आयोडीन लगते रहे और वो बनते रहे, लेकिन ये बना करवाएगा कौन? आयोडीनेशन और कपलिंग रिएक्शन इज विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। सही है। अब यहाँ पर एक पूरा कॉलॉइड है ना, अब यहाँ पर पूरा एक बिल्कुल जैसे ये मेरे पास थायरोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल, अब यहाँ से ना सिक्रीटरी वेसिकल्स है, यहाँ से जितना भी जैसे यहाँ सारी जगह है ना हमारे पास ये बना हुआ है। सही है। अब इसने जितना लेना हो पूरा एक इनगल्फ बनाएगा, मीन्स बिल्कुल एंडोसाइटोसिस का एक वैक्यूल बनाएगा, फिर वो वैक्यूल डिटैच होकर अंदर, मतलब वो वैक्यूल की, एक मिनट ये आपको बिल्कुल इस शेप में आपको दिखाती हूँ, ये है ना, ये बिल्कुल इसमें जितना भी अंदर आ सकता है उसको अंदर लेगा, फिर पूरा ये आते आते इसको पूरा क्लोज करके फिर इसके अंदर लेकर आ जाएगा। सही है। इसके अंदर लाया, ये आ गया, ये देखिए पूरा थ्रू पाइनोसाइटोसिस ये आया अंदर, कॉलॉइड आया। अब इस कॉलॉइड में ज़रूर नहीं है थायरोक्सिन हो, ट्राइआयोडोथायरोनिन हो, या मोनोआयोडोटायरोक्सिन हो, मोनोआयोडोटायरोसिन हो, या डाइआयोडोटायरोसिन, इसमें सब मिक्स होंगे। इवन कुछ तो ऐसे भी टायरोसिन रेसिड्यूज होंगे जो बिल्कुल जिनकी आयोडीनेशन ही नहीं, सब कुछ कुछ तो ऐसे होंगे जो थायरोग्लोबिन खुद ही मिलकर आ गए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जो T3 और T4 आएंगे उनका, T3 और जो T4 आएंगे ना, T3 T4 रिवर्स T3 सब बाहर सीक्रेट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास मोनो और मोनोआयोडोटायरोसिन और डाइआयोडोटायरोसिन है ना, उनकी दोबारा से डीआयोडीनेशन होगी थ्रू डीआयोडीनेज एंजाइम। मतलब जो आयोडीन बना था ना, आयोडीनेशन हुई थी, अब आयोडीन निकलेगा उसको डीआयोडीनेशन कहेंगे। मोनो आयोडो से एक आयोडीन निकला तो आयोडीन को हम यहाँ बाहर आया, फिर वहाँ पर वो मीन्स रिसाइकल हो जाएगा बेसिकली। मोनो और डाई आयोडीटायरोसिन से रिसाइकल हो जाएगा आयोडीन, और टायरोसिन अलग हो जाएगा। फिर टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होगा, थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होगा टायरोसिन, वही रिसाइकलिंग प्रोसेस और वही सारी चीज़ें। सही है। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया। ये देखें, थायरोग्लोबुलिन फॉर्मेशन, थायरोक्सिन ट्राइआयोडीन थायरोनिन बता दी, ऑक्सीडेशन बता दिया इसका स्टेप, इसका आयोडीनेशन, टायरोसिन की आयोडीनेशन को हम लोग एक और भी कहते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन भी कहते हैं। स्टेज ऑफ थायरोग्लोबुलिन, स्टोरेज ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब यहाँ से जो थायरोग्लोबिन अंदर हुआ है ना थ्रू पैनिसोटोसिस, इसमें 30% थायरोक्सिन मॉलिक्यूल्स होंगे, थायरोक्सिन मीन्स T4, और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे T3 के। मैंने आपको पहले ही बताया था T4 इज़ मोर इन क्वांटिटी देन T3, और बट पोटेंसी हमारे पास T3 की ज़्यादा है। सही है। जो थायरोक्सिन है ना, एक मिनट, लेकिन जब थायराइड हार्मोन्स की हमारे पास फॉर्मेशन, थायराइड हार्मोन्स है ना, लाइक बहुत टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं। T4 इज़ मतलब बहुत जो हमारे पास T4 है ना वो ज़्यादा देर तक स्टोर हो सकता है, तो इसलिए हम जब हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स हो जाती है तो ये हमें पहले इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होती, लाइक 2-3 मतलब इनिशियल स्टेज। इट मीन्स कि हमें जैसे मेरा आज हुई है तो इट डजंट मीन कि मुझे वीकली, एक वीक के बाद मुझे ये डिटेक्ट हो जाएगा टेस्ट में कि मेरी थायराइड हार्मोन कम हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे मेरे थायराइड हार्मोन, फॉर सपोज THS मेरा सीक्रेट नहीं हो रहा, तब भी मेरे पास थायराइड हार्मोन्स इतने होते हैं कि वो मतलब कुछ महीने चल जाते हैं, लाइक 2-3 मंथ्स चल जाते हैं, स्टोर्ड होते हैं मेरी बॉडी में ऑलरेडी बने हुए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि थायराइड हार्मोन्स की कमी हुई है, तो मीन्स थायराइड हार्मोन की स्टोरेज बहुत अच्छी है। उसके बाद द रिलीज ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोनिन फ्रॉम थायराइड, ये ग्लैंड, ये भी मैंने आपको पूरा बता दिया, ये भी पूरा बता दिया। और ये जो थायरोग्लोबुलिन को अंदर लेकर आ रहा है ना थ्रू पाइनोसाइटोसिस, इसके जो थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मैगलिन प्रोटीन होती है, उसके ज़रिए से ये ट्रांससाइटोसिस होती है बेसिलेटरल मेम्ब्रेन पे, और वहाँ से फिर थायरोग्लोबुलिन लाइक यहाँ पर है ना, यहाँ जो थायरोग्लोबुलिन होगा ना थ्रू मैगलिन, एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन समझ लें, जो उसको मैगलिन थायरोग्लोबुलिन एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि बाहर भी आता है थ्रू कैपिलरीज में, बेसिलेटरल मेम्ब्रेन के जरिए कैपिलरीज में आता है। सही ना।
अब यहाँ पर हमारे पास जो आया ना, अबाउट 3/4 ऑफ आयोडीनेट, जो 3/4 है ना आयोडीनेटेड टायरोसिन इन द थायरोग्लोबिन बिकम्स द, वो फिर थायराइड हार्मोन नहीं बनता। मतलब आयोडीनेट तो होता है टायरोसिन, लेकिन वो थायराइड हार्मोन्स नहीं बनता, बट वो हमेशा मोनोआयोडो या डायोडो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो होता है 3/4 हमारे पास मोनो और डाई बनते हैं, बाकी सारे 1/4 ही है जो कि हमारे पास T3 और T4 बनाता है। अगर हमारे पास डिआयोडीनेज एंजाइम ना हो तो हमारे पास क्या होगा कि आयोडीन की रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं होगी। ये जो डीआयोडीनेज एंजाइम करवा रहा है, ये जो डीआयोडीनेशन करवा रहा है, डीआयोडीनेज ना हो तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं होगा आयोडीन, और फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन कम्प्लीटली वो वैसा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी बहुत आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास वही नहीं है, जो थायराइड ग्लैंड नहीं है या TSH नहीं आ रहा कहीं से, सही है ना, TSH के रिसेप्टर्स नहीं है, TSH नहीं आ रहा तो स्टिमुलेट नहीं होगा, तो आयोडीन जैसे इंट्रैप ही नहीं होगा, तो फिर वो तो थायराइड की डेफिशिएंसी कॉज करेगा, क्योंकि इंट्रैपिंग ऑफ आयोडीन नीड TSH एंड TSH will be released from anterior pituitary gland. If something happens in anterior pituitary gland, then there will be no TSH. Then no TSH will lead to no iodination. Then at the end there will be deficiency of थायराइड हार्मोन्स। ओके, डेली रेट मैंने आपको बता दिया, 93% वो होता है, T4 93%, 7% T3 होता है। और फिर हमारे पास क्या है, ये सारा रिलीज भी बता दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन, हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राइडोथाइन टू टिश्यूज। देखें, कंबाइंडली T3 और T4 है ना, वो ट्रांसपोर्ट है थ्रू प्लाज्मा प्रोटीन्स के जरिए। जो T3 और T4 बाहर निकल कर आ गए ना, इट डजंट मीन कि वो फ्रीली मूव करेंगे, दे नीड सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लिवर बनाता है। थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन जो नंबर 1 मीन्स प्रियोरिटी बेसिस में दूँगी, नंबर 1 पे मैं थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन दूंगी। उससे कम अगर मैं दूँ तो थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन, ये दो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन ये ट्रांसफर करेगा T3 और T4। लेकिन जो T4 की एफिनिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन प्रोटीन्स के ना, कम एफिनिटी T4 को बाइंड करने के लिए ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू T3। तो T4 बहुत टाइटली बाइंड होता है इसी तरह, लेकिन T3 टाइटली लूज बाइंड होता है, तो वो लूजली मतलब बहुत, अगर जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट ऑर्गन जिसको ज़रूरत है बहुत जल्दी T3 की, और वो जल्दी जल्दी आएगा उस टारगेट ऑर्गन पे आएगा और उसको मतलब उसको एक्ट कर जो भी उसका मेटाबॉलिक रेट या जो फंक्शन उसको वहाँ पर करवाना वो करेगा। लेकिन अगर T4 वहाँ जाए तो T4 को वहाँ पर रिलीज़ होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली अटैच है, एफिनिटी ज़्यादा है, स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। सही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये सारे मैंने आपको बात बता दी। उसके थायराइड हार्मोन्स हैव स्लो ऑनसेट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। स्लो ऑनसेट मैंने आपको बताया था, मतलब 2 to 3 days लग जाते हैं थायरोक्सिन, अगर लॉन्ग लेटेंट पीरियड आफ्टर इंजेक्शन, अगर हम जैसे अगर एक क्वांटिटी हम लोग थायरोक्सिन T4 दे रहे हैं ह्यूमंस में, अगर थायराइड हार्मोन्स हमारे पास कम है बॉडी में और T4 हम लोग दे रहे हैं थ्रू IV या किसी के ज़रिए भी हम लोग दे रहे हैं, तो हमारे पास पहले तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। 2-3 दिन ऐसा लगेगा हमने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि वो स्लो ऑनसेट है और टाइटली बाउंड होते हैं, तो उनको तकरीबन टाइम लगता है वंस, मतलब 10 दिन के अंदर उनकी एक्टिविटी मैक्सिमम रीच हो जाती है T4 की। फिर 12 डेज़ के बाद वो फिर स्लो होने लगती है, लेकिन 15 डेज़ के बाद, और इनकी हाफ लाइफ 15 डेज़ की होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो 6 weeks to 2 months तक होते हैं, लेकिन हाफ लाइफ इनकी 15 डेज़ है। सही है। उसके अगर हम T3 दें तो वो बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू 4 times मोर पोटेंट है T4 से, तो इनकी मतलब विदिन 6 to 12 hours के अंदर आपको असर दिखाएगा कि जो आपको काम करवाना है वो करेगा T3। और इसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी 2-3 डेज़ तक, मैक्सिमम एक्टिविटी नहीं, 2-3 डेज़ तक ये काम करेगा, क्योंकि ये बहुत रैपिड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका। स्लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिर्फ T4 का होता है। सही है ना। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पढ़ते हैं। सही है। फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स।
थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैनी जीन्स, क्योंकि उनको प्रोटीन्स चाहिए होती हैं थ्रू दी थायरोग्लोबुलिन बनाने के लिए, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ट्रांसफर प्रोटीन्स, उनको सब कुछ नीड होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे नीड सम प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बेसिकली एंजाइम्स ही प्रोटीन्स ही होते हैं, तो उनको प्रोटीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो उनको इंक्रीज़ करनी ही पड़ेगी। तो सही है, ये हो गया। दूसरा, मोस्ट ऑफ द थायरोक्सिन सीक्रेटेड बाय द थायराइड इज कन्वर्टेड इन थायराइड। सही बात है, थायराइड जो T4 है उसको भी T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है जब हमारे पास ज़्यादा उसको रैपिड हमें एक्टिविटी चाहिए होती है। देखिए क्या होता है कि सेल में है ना T3 भी आ गया, T4 भी आ गया, रिसेप्टर्स होते हैं ना, आप इसको सेल को क्रॉस करने के लिए T3 में कन्वर्ट होना पड़ता है कि भाई इसको टारगेट और ग्लैंड तक तो जाए ना। T3 में कन्वर्ट होगा, फिर भले उस ग्लैंड में स्टोर हो ना, वो भले T4 में स्टोर हो जाए, फिर अगर T4 में वो दोबारा T3 T4 में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाए, फिर लॉन्ग पीरियड तक स्टोर है, उसकी मर्ज़ी, वरना T3 एज अ वर्ड काम करे, वो उसकी मर्ज़ी। पर इसको इसके अंदर जाने के लिए, मतलब अगर ये चाहता है इसमें मुझे रैपिडली अंदर जाए, क्योंकि T3 का स्लो मतलब वो बहुत T3 जो है वो बहुत जल्दी अंदर घुस जाएगी, क्योंकि वो रैपिडली, उसकी इतनी एफिनिटी नहीं है जो जो ट्रांसफ़र प्रोटीन्स है ना, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन T4 की ज़्यादा है, T3 की इतनी नहीं है, तो इसलिए वो कन्वर्ट होगा। सही है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया, ये क्या है, हाँ ये रहा, थायराइड हार्मोन्स एक्टिवेट न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। थायराइड हार्मोन्स है ना वो एक्टिवेट करते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स को। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम, ये देखें, T4 को T3 में कन्वर्ट होना पड़ा, लेकिन T3 खुद ही आ गया, फिर अंदर जाकर वो T4 में कन्वर्ट हो, या उसका अपना काम या दिखा रहा है। अब ये जो अंदर जाकर ये इंट्रा न्यूक्लियर, ये इंट्रा सेल्युलर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। सही है ना। अब ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है तो रिसेप्टर्स वहाँ, ये इसका थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, और यहाँ पर इसका एक हेटेरोडाइमर होता है जिसको हम कहते हैं रेटिनॉइड एक्स रिसेप्टर, जो कि एक DNA सीक्वेंस पर हार्मोन DNA सीक्वेंस पर अटैच है, जिसको हम कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। ये सीक्रेट है इनकी जीन ट्रांसक्रिप्शन है, mRNA बना, प्रोटीन्स बनी, प्रोटीन पर अपना अपना काम करेंगी। इट्स ऑल सिंपल। और ज़्यादातर जो थायराइड हार्मोन्स के है ना वो काम कर रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना है, प्रोटीन वही बेसिकली एंजाइम और एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बेसिस पर एंजाइम क्या करेंगे, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेंगे। तो थायराइड हार्मोन का और एंजाइमेटिक एक्शन का बहुत क्लोज रिलेशन है कि थायराइड हार्मोन एंजाइमेटिक एक्टिविटी इस तरह इंक्रीज़ करता है कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन और ज़्यादा करवाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बने, ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन जीनोमिक मीन्स न्यूक्लियस से हट के भी दूसरे भी रोल्स होते हैं थायराइड हार्मोन प्ले कर रहा होता है। वो कहाँ कर रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म में कर रहा होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया में कर रहा होता है। मतलब ये तो जितना मैंने आपको बताया ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी, लेकिन जो बाहर रोल प्ले कर रहा होता है वो कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में करेगा, साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में करेगा। सही है। थायराइड हार्मोन इंक्रीज़ करेगा सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, वो इंक्रीज़ करता है, वही मैंने आपको बताया बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करता है 60 to 100% जब थायराइड हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा हो, और अगर कम हो तो बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होता है तो 40 to 50%। क्योंकि हमें लाया है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करेगा, फूड ज़्यादा चाहिए होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड ज़्यादा होगी, एनर्जी और ज़्यादा चाहिए होगी, तो इसको बॉडी हीटअप हो जाएगी, इसलिए और ज़्यादा प्रोटीन बनानी पड़ेगी, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा खाओ, ज़्यादा उसका मेटाबॉलिज्म और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यूटिलाइज करेगा फूड को, है ना। रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से एनर्जी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस भी इंक्रीज़ होगी। प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ कैटाबॉलिज्म भी एक साथ इंक्रीज़ हो रही है। जहाँ प्रोटीन बन रही है वहाँ टूट भी रही है, मतलब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है, बनना टूटना सब, जिसकी वजह से बॉडी हीटअप भी ज़्यादा हो जाती है, और ग्रोथ भी इंक्रीज़ होती है। ग्रोथ बहुत मेंटली फिजिकली दोनों ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। सही है। दूसरा है थायराइड हार्मोन इंक्रीज नंबर एंड एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑब्वियसली जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर रहा है, हीट इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड एनर्जी, है ना। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का न सिर्फ नंबर बल्कि उसकी जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास है ताकि एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा बने। सही है। फिर है थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज एक्टिविटी
एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन पर इसका काम था ना कि वो क्या काम कर रहा था, थायराइड हार्मोन यही कर रहा था कि जो आयन चैनल्स होते हैं ना वहाँ पर उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जैसे कि आयोडाइड ट्रांसपोर्टर बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। सही है, ठीक है। पीनीडन ग्रोथ को भी ये इंक्रीज़ करेगा, ग्रोथ को तो बहुत ही मतलब जैसे मैं आपको बताऊँ दोनों तरफ इंक्रीज़ भी कर रहा है थायराइड हार्मोन की वजह से। ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हाइपरथायराइडिज्म है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर थायराइड हार्मोन कम है, हाइपरथायराइडिज्म है तो ग्रोथ इंक्रीज़ होगी, हाइपोथायराइडिज्म का ग्रोथ डिक्रीज़ होगी, रिटार्डेड हो जाएगी। लेकिन ग्रोथ के साथ बॉन्ड भी अर्ली मैच्योर हो जाते हैं। ग्रोथ इनकी हाइपरथायराइडिज्म में बॉन्ड बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से एपिफाइजिस है ना बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। तो ग्रोथ इंक्रीज़ होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं जितनी होनी चाहिए। तो हाइपरथायराइडिज्म भी इतना गुड नहीं है, नॉर्मल लेवल इज़ गुड। सही है। उसके बाद है, और फीटस में अगर हमारे पास क्या होता है कि फीटस में थायराइड हार्मोन सीक्रेट नहीं होते तो दोनों ग्रोथ मेंटली फिजिकली दोनों ग्रोथ डिक्रीज हो जाती हैं बिफोर एंड आफ्टर बर्थ। फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बॉडी मीन्स लीन हो जाती है उस पर। और उसके बाद आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी वी शुड मतलब अप्लाई करनी चाहिए हमें थायराइड थेरेपी, थायराइड देनी चाहिए, और फिर जो भी हमारा है प्रोसीजर करना चाहिए, वरना मेंटली रिटार्डेड हो गया एक बार तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा, कंजेनाइटल हो जाएगा। इफेक्ट क्या है थायराइड हार्मोन के स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस में? कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली बेसल मेटाबॉलिक रेट में सब आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी वो इंक्रीज़ करेगा क्योंकि हम लोग थायराइड हार्मोन सारे ही ग्रोथ इंक्रीज़ करवा रहा है। रैपिड हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड इंटेक कर रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज की इंटेक ज़्यादा करवा रहे हैं, फिर इंटेक हो रही है तो स्केलेटल मसल्स में जा रहे हैं, फिर वहाँ का ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, टूट रही है, एनर्जी मिल रही है, फिर दोबारा से ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही है, उससे और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, फिर वही टूटेगा, फिर एब्जॉर्प्शन जो हम जीआईटी से ले रहे हैं ना, जो इंटेक कर रहे हैं फूड की, उसमें से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करवा रही है। तो उन सब के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट ऑब्वियसली बेस्ट एग्जाम्पल और बहुत इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म। अब फैट मेटाबॉलिज्म क्या है तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म सबकी, फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सबकी, टूटना जुड़ना सब। मोबिलाइजेशन करवाएगा लिपिड की, फैट की, मतलब हमारे पास एडिपोज टिश्यू जब हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा होता है ना तो हमारे पास हम लोग मोटे नहीं होते, फैटी नहीं होते, क्योंकि वो क्या करता है जो फैट एडिपोज टिश्यू से जो फैट है ना वो उनको तोड़कर फ्री फैटी एसिड्स को निकालता है, प्लाज्मा में डालता है। मतलब जो हमारे एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड को निकाल प्लाज्मा में डालेगा और एक्सलेट करेगा ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड करेगा ये फैट मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन। फिर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा एंड लिवर फैट्स। क्या इफेक्ट है प्लाज्मा और लिवर फैट में? प्लाज्मा में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कोलेस्ट्रॉल को, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लाइसराइड को, बट इंक्रीज करेगा हमारे पास फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे थायराइड हार्मोन्स की वजह से, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ट्राइग्लाइसराइड हो रहा है और फॉस्फोलिपिड होते हैं उनको डिक्रीज करेगा। और अगर ये हमारे पास थायराइड हार्मोन ना हो तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सही है। अगर एक मैकेनिज्म क्या है, ये फ्री कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ करेगा प्लाज्मा में, लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल थ्रू एलडीएल रिसेप्टर्स है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स लिवर पे होते हैं, उनको एक्टिव करके वो कोलेस्ट्रॉल को लेगा। कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिवर पे रिसेप्टर्स होंगे, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के रिसेप्टर्स, तो कोलेस्ट्रॉल वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, फिर वहाँ से लिवर में आएगा। कोलेस्ट्रॉल लिवर में आने के बाद बाइल में सीक्रेट होगा, बाइल में सीक्रेट होने के बाद वो फीसिस में चला जाएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास वाइटामिन की ज़रूरत क्यों होती है भाई? वाइटामिन इसलिए क्योंकि एंजाइम्स में हमारे पास एंजाइम का वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइटामिन, मतलब एंजाइम का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है वाइटामिन। तो ज़ाहिर है अब जब एंजाइम ज़्यादा बनेंगे तो और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रही है तो उसमें एंजाइम्स चाहिए, तो एंजाइम्स बनने के लिए हमारे पास प्रोटीन के साथ विटामिन भी चाहिए। अगर विटामिन कम है तो हमारे वही कम, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है तो मीन्स थायराइड हार्मोन को सीक्रेट होना चाहिए। एक्सेस थायराइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तब जाकर विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि वो सारे एंजाइम्स बनने में काम ले रही है। और अगर हमारे पास विटामिन ज़्यादा है तो मीन्स थायराइड हार्मोन इतना नहीं है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट तो मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इतनी बार एक्सप्लेन किया कि बस वही सारी चीज़ें हैं।
बॉडी वेट डिक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड निकाल रहा है। जब फ्री फैटी एसिड निकाल रहा है, कोलेस्ट्रॉल निकाल रहा है, तो एपिटाइट हमारी इंक्रीज़ तो हो रही है। भले ही एपिटाइट हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उस फ्री फैटी एसिड को निकालता भी जा रहा है, तो इससे हमारी एज सच बॉडी वेट इंक्रीज़ नहीं होगा। बॉडी वेट इंक्रीज़ क्यों? एडिपोज टिश्यूज होता है, जब वो फ्री फैटी एसिड को फैट्स को बनने ही नहीं दे रहा, वहाँ से फैट निकालता जा रहा है, तो हमारी बॉडी वेट इंक्रीज़ नहीं होगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो क्यों? इंक्रीज ब्लड फ्लो इसलिए हो रहा है, देखें इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब एटीपी कब बनती है? जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। जब ऑक्सीजन जा रही है तो हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर माइटोकॉन्ड्रिया से जो भी ऑक्सीजन की ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज तोड़ेगा, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, फिर उसके एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनते हैं। वो एंड प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? नॉर्मल भी बनते हैं, लेकिन जब BMR ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो वैसो डायलेशन हो जाएगी। उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? वैसो डायलेशन करवा देंगे। उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा और बॉडी में और ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। सही है, बाकी सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।